नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आईएनएच सेहत। सेहत में जैसा कि आप जानते हैं, आपको सेहतमंद रखने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ते और हर बार एक नए विषय के साथ आपको हम एक नए एक्सपर्ट के साथ मिलवाते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है और आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण विषय है ये। इसलिए क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? उसके कपड़े देखते हैं, उसका फेस देखते हैं, उसके बाल देखते हैं, उसकी स्किन देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारी नज़र जाती है वो उसके फेस पर जाती है, बॉडी पे जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि यदि खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आपको अंदर से ठीक होना पड़ता है। और अंदर से ठीक होना तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बाहर से जो है वो कैसी उसकी रक्षा करनी है या उसको कैसा ट्रीटमेंट देना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अब वैसा नहीं है जो पहले हुआ करता था, यानी शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खान पान, ये सब कुछ। तो आज हम विस्तार से समझेंगे इस बात को कि स्किन को यदि हेल्दी रखना है तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन स्किन के साथ साथ जब आपकी एज बढ़ती है, जब आपकी उम्र होती है, तो वैसे तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या महिला हो, किसी को ये नहीं पसंद आता कि हम उससे उसकी एज पूछें। लेकिन जो है सो है, तो लेकिन इसे छुपाया जा सकता है। ढेर सारी ट्रीटमेंट इस वक्त दुनिया में है और बहुत को तो आप फॉलो भी करते होंगे, देखते होंगे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, डॉक्टर से कंसल्ट करते होंगे। लेकिन कुछ भी कंसल्ट करके जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिलते। एंटी एजिंग की बात कर रही हूँ दरअसल। तो कैसे आप 40 के होके 21 की दिखें, इस पर हम फोकस करने वाले हैं। बिना देर किए सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा देती हूँ जो आज की हमारी खास मेहमान है। डॉक्टर सुमेधा श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ और बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और ये भी आपको बता दें कि सुमेधा जी जो हैं, इन्होंने स्किन ट्रीटमेंट को लेकर जो है वो यूके से पढ़ाई की है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी डिग्रियाँ, कितने सारे अचीवमेंट्स इनके पास हैं। लेकिन बिना देरी के सबसे पहले डॉक्टर सुमेधा, बहुत स्वागत है आईएनएच सेहत में आपका। थैंक यू सोनल। और स्किन पे जो है स्किन पे जो पहली बात आप ज़रूर कहती हैं अपने पेशेंट से, वो क्या है? मैं ये कहती हूँ सबसे पहले एक सनस्क्रीन आप ज़रूर यूज़ करें। सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं सजेस्ट करती हूँ आप अपने टीनेजर से स्टार्ट कर दें एंड उसको एक लाइफ लॉन्ग तक उसको कंटिन्यू करें। आप घर में हैं या आप बाहर निकल रहे हैं, जो भी एक सनस्क्रीन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ना कि वो हमें बस धूप से हमारी धूप से रक्षा करता है, बल्कि सनस्क्रीन जो है एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी है। अच्छा, तो सनस्क्रीन एंटी एजिंग प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये जो होता है ना 30 और 40 और ये 55, ये क्या होता है? इसको समझाइए, ये कैसे होता है एक्चुअली। मतलब ये जब हम अपनी स्किन के लिए इसको खरीदें तो क्या देखना पड़ता है उसमें? देखिए, सनस्क्रीन्स जो है दो प्रकार के होते हैं, केमिकल सनस्क्रीन, फिजिकल सनस्क्रीन। तो हम केमिकल सनस्क्रीन हो गया या फिजिकल सनस्क्रीन, उसके कॉम्बिनेशंस भी आते हैं। जो आप SPF जानते हैं, SPF 30, SPF 50, आजकल SPF 100 भी आने लगा है। तो ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो होता है, ये मैं एक तरह से कहूँगी तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से जो इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ हुई हैं सनस्क्रीन में, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि अगर SPF 30 है, फिर भी वो सनस्क्रीन जो है, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स बेटर है, वो फिजिकल एंड केमिकल सनस्क्रीन है, तो इट विल बी बेटर देन जो आपका SPF 50 वाला है। सो उतना फोकस उस पर 30, 50, 100 पे ना करते हुए उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स कैसे देखें? मतलब एक आम लोग कैसे समझें कि इसमें क्या क्या होना चाहिए? देखिए, आजकल मैं सजेस्ट करूँगी, जैसे आप बाहर जा रहे हैं तो एक जिंक डाइऑक्साइड होना है, इट्स जिंक ऑक्साइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो सनस्क्रीन में होना चाहिए। तो एक वो जिंक वाली जो सनस्क्रीन होती है, एक लेमन लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो देखिए उसके हिसाब से लीजिए। प्लस कोई भी ओवर द काउंटर वो जो कॉस्मेटिक सनस्क्रीन्स होते हैं वो ना लेकर, जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो सनस्क्रीन आप प्रेफर करिए, रादर दैन जस्ट स्क्रोलिंग अमेज़ॉन पे और इधर उधर नायका पे। वो सब लेने से बेटर है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे अपने स्किन के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन लें। क्योंकि अगेन मैं ये कहूँगी
कि सनस्क्रीन जो है वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। अच्छा, इसका एज से कोई लेना देना नहीं है ना कि SPF 30 आप यूज कर नहीं, रहे हैं तो आप बिल्कुल भी 30 नहीं। प्लस है इसलिए, या 30 बिल्कुल क्या? भी हाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रादर इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगी कि सनस्क्रीन जो है आपके स्किन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो यू वुड नीड अ सनस्क्रीन जो कि नॉन कॉमेडोजेनिक है। नॉन कॉमेडोजेनिक एज इन जिसको यूज़ करके आपको एक्ने ना आए। हाँ, नहीं तो क्या होता है जनरली अगर आप क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, ऑयली स्किन है, तो उससे क्या होगा, उससे एक्ने आना स्टार्ट हो जाएगा। एक तरफ आप धूप से अपने आप को बचा रहे हैं, यूवी रेज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके स्किन में दूसरे इश्यूज स्टार्ट हो रहे हैं जो कि ये एक्ने और ये कॉमेडोन्स ये सब हो रहे हैं। अगेन अगर ड्राई स्किन है तो आप अगर कोई जो जेल बेस्ड सनस्क्रीन है या वाटर बेस्ड सनस्क्रीन है वो यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ड्राइनेस रहेगी। तो उस चीज़ में ड्राई स्किन में मैं सजेस्ट करूँगी कि एक अच्छा क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन होना चाहिए जो कि आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करके रखे। ठीक है। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। सनस्क्रीन इनफैक्ट आप घर में हैं तो भी आपको यूज़ करना है, आप बाहर निकल रहे हैं तो बाहर निकलने से 15 से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाकर आपको बाहर निकलना चाहिए। स्पेशली जो महिलाएं हैं जो घर में होती हैं, किचन में जिनका जाना होता है, कुकिंग वगैरह होता है, तो उसमें भी से भी जो है रेज आते हैं, वो भी स्किन को डैमेज करता है, पिगमेंटेशन होता है। सो वहाँ पे भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप किचन में जाने से पहले रेज, यूवी रेज जो आते हैं उसमें भी कुकिंग के टाइम पे, तो उस समय भी आपका एक सनस्क्रीन अगर रहेगा तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। डॉक्टर सुमेधा, बिल्कुल नहीं पता था कि कुकिंग के वक्त भी रेजेस आते हैं जो बिल्कुल। बहुत जो है हार्मफुल होते हैं आपकी स्किन के लिए। ये एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों के साथ हमारी साझा की है। ये भी आपसे समझना चाहेंगे कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार? वैसे तो टेक्स्ट बुक ये कहता था हमारा कि सनस्क्रीन हर 2 घंटे पे अप्लाई करना चाहिए, बट वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, फिजिकली दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं ये फिर भी मैं कहूँगी कि सनस्क्रीन आप कोशिश करें कि हर 4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पे आप अप्लाई करें। घर में है तो 4 घंटे में, अगर कहीं आप बाहर हैं, धूप में घूमना ज़्यादा हो रहा है तो एक सनस्क्रीन साथ में कैरी करें। आजकल तो सनस्क्रीन भी बहुत वेरिएशंस में आ गए, सनस्क्रीन स्टिक्स आ गई है। सो आप वो स्टिक्स कैरी कर सकते हैं, 2 घंटे में एक बार जस्ट आपने उसको रीअप्लाई कर लिया। ठीक है, एक चीज़ हो गई। अब सनस्क्रीन से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल। और उसके बाद क्या करना चाहिए? ये पूरा ट्रीटमेंट आप एंटी एजिंग के लिए डॉक्टर सुमेधा बात कर रही हैं, और ये सभी को करना चाहिए, लेकिन वैसे एक चीज़ और है, किस एज से शुरू कर देना चाहिए? मैं कहूँगी कि जैसे हम टीनेज में जाते हैं, इवन जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं, जो बाहर खेल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, उनके लिए भी सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल क्या है, जो हमारे जो यूवी ए रेज, यूवी बी रेज है, ये बहुत डैमेज करते हैं स्किन को। चाहे बच्चे हो या बड़े हो, दोनों में ही सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट है। इवन बच्चों के लिए भी जो है किड्स वाले सनस्क्रीन आते हैं मार्केट में। अच्छा, सो वो अप्लाई करें। ठीक है। तो मुझे लगता है कि सनस्क्रीन अप्लाई करने का कोई एज नहीं है। द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़, मैं ये अच्छा, कहूँगी। ठीक है। जितनी जल्दी शुरू जी, करेंगे जी, उतना अच्छा है। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर हम एक स्किन केयर की तरफ जा रहे हैं तो मैं तो एक तो सनस्क्रीन हो गया, उसके बाद आपके स्किन के अकॉर्डिंग, अगर ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, जैसा भी है, उसके अकॉर्डिंग मैं एक सजेस्ट करूँगी आपको एक हाइलुरोनिक एसिड सिरम अच्छा, अप्लाई करने के लिए, हम एक रूटीन में वो रखने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे एजिंग होती है, हमारे स्किन से हाइलुरोनिक एसिड जो है वो कम होने लगता है। और इनफैक्ट आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स, जैसे हम 20 साल होते हैं, तो उसके बाद हर साल 1% कोलेजन हमारे स्किन से डिक्रीज होना स्टार्ट होने लग जाता है। तो मैं एक ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक हाइलुरोनिक एसिड सिरम भी अपने रूटीन में रखें, एक सनस्क्रीन रखें, और नाइट के टाइम पे आप कि जो भी स्किन कंसर्न्स हैं, मान लीजिए आपको पिगमेंटेशन है, तो उस पिगमेंटेशन के लिए जो भी आप, या आपको एक्ने है, तो उसके लिए जो क्रीम्स या जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया जो ट्रीटमेंट, वो आप नाइट में अप्लाई करें। अच्छा, तो मॉर्निंग में आप एक हाइलुरोनिक सीरम, मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन रखें, और नाइट में जो भी आपका ट्रीटमेंट प्लान चल रहा है, जो आपके डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, क्रीम्स, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप नाइट में रखें। अच्छा। और जैसे जैसे एजिंग होती है तो एक रेटिनॉइड भी हमारे स्किन के लिए ज़रूरी होता है। रेटिनॉल अगेन हम उसको एंटी एजिंग कहते हैं। सो वो भी आप अपने ग्रेजुअली आप उसको अपने स्किन केयर में इनकॉर्पोरेट करें।
मतलब ये आफ्टर क्रीम लगा सकते हैं इसको? नाइट में यूज़ करिए, नाइट में यूज़ करिए। नाइट में आप एक रेटिनॉल रखिए यूज़ करने के लिए, और साथ में जो भी आपका, जैसे मैंने कहा, जो भी स्किन कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग जो आपके ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, या जैसे आपको मेलास्मा है जिसको हम झाइयाँ बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत common तो वो उसके लिए जैसे अगर आपके डॉक्टर ने कुछ पिगमेंटेशन पे आपको कुछ क्रीम दी अप्लाई करने के लिए, तो आप वो अप्लाई करें। उसके ऊपर से आप को जो आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं, जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया रेटिनॉल, आप वो अप्लाई करें। ठीक है। सो ये एक अच्छा, और जितने कम प्रोडक्ट्स यूज़ करें उतना बेटर। तो जितना कम प्रोडक्ट यूज़ करें उतना बेटर है, ये डॉक्टर कभी नहीं बोलते, लेकिन डॉक्टर सुमेधा बोल रही हैं। यानी आपको समझना होगा कि इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद यदि आप उनको देख रहे हैं तो उनकी एज का पता ही नहीं चल रहा। हम यही चाहते हैं कि वैसे ही आप खूबसूरत लगे, ये हमारी कोशिश है। इस कोशिश को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल मैं जानती हूँ आप लोगों का क्या है। आपका सवाल ये होगा ज़ाहिर तौर पे कि झाइयाँ होती क्यों हैं और झाइयों को ठीक करने के लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, समझते हैं? देखिए, झाइयाँ जिसको हम मेलास्मा कहते हैं, ये बेसिकली जो है ये सन एक्सपोजर से होता है। ये सन डैमेज है एक तरह से। हमारा ये जो पिगमेंटेशन जो है, ये जो बनना स्टार्ट होता है, ये सन एक्सपोजर से होता है, और आपका जितना धूप में आना जाना होगा ये बढ़ता जाएगा। मेलानिन प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, उसकी वजह से मेलास्मा होता है। अब आप कहेंगे कुछ हमारे जो पेशेंट्स होते हैं कहते हैं मैम हम तो घर पे रहते हैं, हम तो बाहर निकलते नहीं, धूप में आना जाना नहीं है हमारा। पर फिर मैं जैसे हम सुबह उठते हैं, हम हमारे घर में लाइट्स ऑफ रहते हैं, राइट, लेकिन हम एक दूसरे को देख पाते हैं। अभी दोपहर के टाइम में भी अगर लाइट्स हम ऑफ करें, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो सारे रेज हैं, जो UVA UVB रेज हैं, वो हमारे कमरे में भी हैं, वो हमारे स्किन को डैमेज कर रहा है साइमल्टेनियसली। जैसे मैंने अभी पहले आपको कहा, जो महिलाएं हैं या इवन मेल्स जो किचन में जाते हैं, जो कुकिंग के टाइम पे, उससे भी रेज आ रहे हैं। ये सारे रेज जो हैं ये डैमेज करते हैं स्किन को, और इससे जो है झाइयाँ जो है ये बढ़ता है, मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ेगा। एज से कोई लेना देना नहीं है इसका? एज से नहीं, मैं फिर एक कहूँगी कि ये जो मेलास्मा है या झाइयाँ जो है, ये अगेन प्रेगनेंसी के दौरान होती है या पोस्ट प्रेगनेंसी भी होती है। +40 कोई वो नहीं है? +40 के बाद लोगों में देखने को मिलता है? होता है, मेनोपॉजल Yes. इफेक्ट रहता है वो मेनोपॉजल इफेक्ट रहता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है। तो ये कुछ 2-3 फैक्टर्स है जिसकी वजह से झाइयाँ होते हैं। कई लोग घरेलू ट्रीटमेंट भी करते हैं सुमेधा जी, तो उनको क्या कहेंगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, घरेलू ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद वो स्किन बर्न और स्किन डैमेज लेकर आते हैं हमारे पास। हमारे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके पिगमेंटेशन हल्के हल्के स्टार्ट हुए रहते हैं, झाइयाँ हल्की फुल्की स्टार्ट होती है, वो या तो कुछ घरेलू नुस्खे या फिर ओवर द काउंटर जाके कुछ प्रोडक्ट, वो उन्हें पता नहीं रहता है, उसको अप्लाई करेंगे कुछ दिन, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उसको कंटिन्यू रखेंगे, एंड देन इवेंचुअली वो जो है आपका स्किन डैमेज करेगा, स्किन बर्न करेगा, स्किन डार्क हो जाती है, एंड देन दे कम टू अस कि मैम अब इसको ट्रीट कैसे करें। कहते हैं स्किन से जुड़ी यदि कोई समस्या है तो वो आपके पेट से शुरू होती है। यदि आपका पेट साफ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हेल्दी खाना खाएंगे, फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, तो आपकी स्किन अच्छी हो सकती है, अच्छी रहेगी। कितना सच है और क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए जो स्किन के लिए बेहद ज़रूरी है, ये भी जान लेते हैं। बिल्कुल हमारे खान पान का हमारे स्किन पे बहुत असर होता है, वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है, हमारे इंटरनल हमारी बॉडी कैसी है वो हमारे स्किन पे रिफ्लेक्ट होके आती है। सो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि एक तो खुद को हाइड्रेट करके रखें, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। आप अगर सुनेंगे तो ये आजकल कोरियन स्किन केयर जो है बहुत डिमांड में है, कोरियन स्किन केयर। तो एक तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम दोनों, इंडियन स्किन और कोरियन स्किन, एनाटॉमी डिफरेंट है, फिजियोलॉजी डिफरेंट है इसकी। लेकिन क्या है, मैं एक उस कोरियन स्किन केयर के लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप खुद को इंटरनली भी हाइड्रेट रखें, पानी पिए, जूस वगैरह है ये सब इनटेक ले, और दूसरा अगेन अपने स्किन को एक्सटर्नली भी हाइड्रेट करें। वो आप कैसे, जैसे मैंने आपको बताया हाइलुरोनिक एसिड सिरम्स आते हैं, वो यूज़ करिए। तो इंटरनली एंड एक्सटर्नली आप उसको हाइड्रेट करके रखेंगे तो यू विल गो टुवर्ड्स कोरियन स्किन केयर। अब डाइट की जैसे बात कर रहे हैं तो बिल्कुल
जंक फूड अवॉइड करेंगे, ऑयली फूड अवॉइड करेंगे, उससे क्या होता है, उससे एक्ने, कॉमेडोन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना डाइट जो है क्लीन रखें, स्पेशली नाइट के टाइम पे जो आप खा रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन डाइट होना चाहिए। सोने से 4 घंटे पहले कुछ ना खाएं, बिल्कुल भी नहीं। और क्या खाएं? एंटीऑक्सीडेंट्स ले, आप बेरीज ले, जी, राइट, आप ये लेमन वाटर का इंटेक रखें ठीक है। मॉर्निंग में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। फ्रूट्स हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए। सबसे अच्छा फ्रूट क्या होता है डॉक्टर सुमेधा स्किन के लिए? मैं तो सजेस्ट करूँगी, सब जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो स्किन हाइड्रेट करके भी रखता है, वो मेलन्स है। वाटर मेलन्स हो गया, मस्क मेलन हो गया। तो ये सारी ये जो फ्रूट्स है, ये स्किन बॉडी को हाइड्रेटेड रखती है एंड ये अपने स्किन पे भी हाइड्रेशन रिफ्लेक्ट होके आता है। क्या चावल खाना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है? क्योंकि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो चावल बड़ा यहाँ खाया बिल्कुल, जाता है, यहाँ या कई staple है स्टेट में आपका। खाया जाता है इंडिया के। एमपी की तरफ जाते हैं तो गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, तो स्किन के लिए क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीट ले या सिर्फ आप राइस ले या कार्बोहाइड्रेट्स पूरा ही हटा दे। आप सब चीज़ों को बैलेंस्ड वे में ले। कार्बोहाइड्रेट्स ले, बिल्कुल कार्ब्स भी ज़रूरी है, बट उसकी क्वांटिटी कम रखें, प्रोटीन इंटेक अपना ज़्यादा रखें। सो सब कुछ खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि राइस नहीं लेना है या चावल खाने से अपने स्किन के लिए नहीं अच्छा है या मोटापा होता है। नहीं, उस हर अपनी डाइट जो है पूरी बैलेंस्ड हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट दैट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। फिश ऑयल बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, कहते हैं। बिल्कुल होता फिश है, खाना बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल कहते होता है। फिश तो हमारे लेकिन जो नहीं खाते स्किन, आईज सबके लिए अच्छा होता है। आप फिर ये इसके कैप्सूल्स आते हैं, कॉड लिवर ऑयल्स आते हैं, आप वो कैप्सूल्स इनटेक कर सकते हैं। वो मतलब डेली ले सकते हैं? बिल्कुल उसको, या कैसे? डेली ले सकते हैं उसको, बिल्कुल। ठीक है, तो वो आप अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वो वाले ट्रीटमेंट पर जो आप बोटॉक्स कराना चाहते हैं, या आप एज के साथ आपकी जो स्किन है वो लटक गई है, या आपका जो ये एरिया होता है, बिल्कुल, है ना, जो एरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड देखिए, है। जैसे जैसे एजिंग होती है, नेचुरल प्रोसेस है। हमारे फेस में कुछ एरियाज हैं जहाँ पे फैट लॉस स्टार्ट होता है और कुछ एरियाज है जहाँ पे फैट गेन स्टार्ट होता है, राइट। अब फैट लॉस आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, आप देखेंगे जैसे जैसे एज होती है ये बोनी प्रोमिनेंस जो है, फोरहेड जो है, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखने लगता है, हेयरलाइन रिसीड होती है और ये प्रोमिनेंस ग्रेजुअली आप जैसे जैसे एज होगी आप ये नोटिस करेंगे। तो यहाँ पे फैट लॉस हो रहा है। ठीक है। और फिर आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे एजिंग होती है ये आना स्टार्ट हो जाता है, ये लटकना स्टार्ट होता है, जिसको हम जाउल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका फैट गेन होना स्टार्ट हो रहा है। सो जैसे जैसे बोनी फॉर्मेशंस में चेंजेस होते हैं, फैट लॉस होता है, फैट वॉल्यूम जो होता है उसमें चेंजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी एजिंग की जो है प्रतिक्रिया जो है वो उस हिसाब से चलती है। सो उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट्स है, काफ़ी ट्रीटमेंट्स है। कुछ ट्रीटमेंट्स जो इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, जैसे कि बोटॉक्स। अच्छा। आपको 7 to 14 डेज में वो आपके जो रिंकल्स आ रहे हैं, जो स्टैटिक लाइंस आ जाते हैं फोरहेड्स पे हो गया, या जब आप स्माइल करेंगे तो यहाँ क्रोज फीट आती है, या आपके स्माइल लाइंस आने लग जाते हैं। ये सब चीज़ों में बोटॉक्स जो है एक इमीडिएट रिजल्ट देता है। ठीक है। अगेन फिलर्स जो है वो जो है एक प्री फिल्ड सीरिंजेस होते हैं हाइलोरोनिक एसिड के, क्रॉस लिंक्ड होता है। उसके क्रॉस लिंकिंग पे वो डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा क्रॉस लिंक्ड उतना ज़्यादा इफेक्टिव फिलर्स रहेंगे वो। और वो फिलर्स जो है आपको फेस लिफ्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, आपके फेस में वॉल्यूम देने के लिए यूज़ करते हैं। सो बोटॉक्स हो गया, फिलर्स हो गया। देन अगेन कोलाजन थ्रेड्स आते हैं, वो हम थ्रेड्स इंसर्ट कर सकते हैं। कोलाजन थ्रेड्स जिस भी एरिया में हमें इंसर्ट करना है, मान लीजिए हमें लग रहा है कि ये हमारा जो है लटकने लग गया है, तो हम यहाँ पे कुछ थ्रेड्स इंसर्ट कर सकते हैं। वो नेचुरल कोलाजन होते हैं, वो आपके स्किन में ग्रेजुअली डिजॉल्व होते हैं विद इन पीरियड ऑफ 1 month 1.5 months में नेचुरली, एंड देन वो स्किन टाइटनिंग अंदर से वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये कुछ ट्रीटमेंट्स हो गए जो आप, और ये जो ट्रीटमेंट्स है ये आपको 1.5 साल 2 साल में एक बार लेना है। ऐसा नहीं है कि इसको रिपीट करते रहेंगे। 1.5 साल 2 साल में एक बार हमको ये ट्रीटमेंट लेना है।
रेगुलर कुछ अगर करना चाहेंगे तो मैं सजेस्ट करती हूँ एक एंटी एजिंग फेशियल, जो कि जिसको मैं वैम्पायर फेशियल हम बोलते हैं। वैम्पायर फेशियल किम कार्डेशियन से स्टार्ट हुआ था। सो वैम्पायर फेशियल इज़ वन थिंग जो हम अपने रेगुलर लाइफ में एवरी मंथ हो गया, वैसे जैसे हम कैसे सैलून्स और ये सब जाते हैं फेशियल्स के लिए, उस तरह से हम क्लिनिक में वैम्पायर फेशियल रख सकते हैं। अगेन वैम्पायर फेशियल में करते क्या है हम, तो हम आपका थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसमें से सारे ग्रोथ फैक्टर्स निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमारे ब्लड में ही सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और उसको हम फिर अपने स्किन में माइक्रो नीडलिंग से यूज़ करते हैं, पेनिट्रेट करवाते हैं उसको। सो दैट गिव्स एन एंटी एजिंग। हम एजिंग रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन एजिंग को पोस्टपोन ज़रूर कर सकते हैं। सो वैम्पायर फेशियल एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको हम अगर रेगुलर अपने डे टू डे स्किन केयर रूटीन और ट्रीटमेंट में अगर हमने इसको इन्वॉल्व किया, इंक्लूड किया, तो हम एजिंग को डेफिनेटली पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे आपने वैम्पायर फेशियल बोला, थोड़ा इसके बारे में ये बताएंगे कि कितना समय लगता है और किस एज में कराना चाहिए, रिस्क फैक्टर क्या है? जैसा आपने कहा, सुनने में ज़रूर डरावना लगता है, बट ये एक पेनलेस प्रोसीजर है जो हमारे क्लिनिक में होता है। ये पहले हम आपका ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं, अराउंड सम 8 ml 10 ml हम अपना ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करके उससे हम सारे ग्रोथ फैक्टर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हम आपके स्किन को, फेस को हम एक क्रीम आती है जिसको हम नंबिंग क्रीम कहते हैं, वो क्रीम लगा के हम थोड़ा 20 से 25 मिनट उसको छोड़ते हैं। अब इससे क्या होगा कि आपका जो स्किन है वो नम हो गया। अब हम इस ट्रीटमेंट को एक डर्मा पेन आता है जो हर डॉक्टर के अलग होते हैं, कुछ डॉक्टर इंजेक्ट करना पसंद करते हैं। मैं पर्सनली एक डर्मा पेन से इसको इन्फ्यूज़ करना पसंद करती हूँ, अलॉन्ग विथ हाइलुरोनिक एसिड, ग्लूटाथियोन, ये सारी चीज़ें साथ में ऐड करके इसको इन्फ्यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट तो क्लिनिक में होता है इसका, कितने दिन के बाद ओपन पोर्स आपके कम हो जाते हैं, स्किन बढ़िया टाइट और हेल्दी दिखने लगती है? वो अगेन डिपेंड करता है इंटेंसिटी कितनी है, ओपन पोर्स किस प्रकार के हैं, कितने पुराने हैं, कब से हैं, वो सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। फिर भी आप मान के चलिए 2 से 3 महीने 2 से 3 महीने लगते हैं। ट्रीटमेंट बिल्कुल। लगता है। सेटिंग्स में रहता है क्या इसका? सेशंस होते हैं इसके, हम सेशंस में करते हैं और 2 से 3 महीने आप पकड़ के चलिए, उतना लगता ही है। कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है स्किन का कि एकदम आपको फट से रिजल्ट दे दे। कि जब हम एलोपैथी में जाते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं स्किन का, तो पहले तो कई लोग ये कहते हैं कि यार इसका जो ट्रीटमेंट है वो सबसे अच्छा या तो आयुर्वेदिक में है या फिर दूसरी जो पैथीज है उनकी बात करते हैं। एलोपैथी में आप जितना लगाते हो, जब तक लगाते हो तब तक ही ठीक रहता है। इसको डॉक्टर सुमेधा कैसे समझाएंगे? देखिए, मैं अब सबके अपने अपने वो रहते हैं, बिलीव्स रहते हैं। कुछ लोगों को होम्योपैथी यूज़ करके वो ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको जो जैसा सूट कर रहा है, आपको जैसा जहाँ पे ज़्यादा कंफर्ट हो रहा है, आपका जो भी बिलीफ है आप वो करें। बट मैं यही सजेस्ट करूँगी फिर से कि आप अपने डॉक्टर को कंसर्न करें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसर्न करें, अपने स्किन को एक बार अंडरस्टैंड करें, समझने की कोशिश करें कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आपके स्किन को क्या प्रोडक्ट सूट करेंगी। सो ये सारी चीज़ें। मेकअप करना तो ठीक है, मेकअप करने के बाद रिमूव करना बहुत ज़रूरी है और उसकी सही प्रोसेस क्या है, या डेली जो हम हल्का फुल्का अपने ऑफिस जा रहे हैं कर रहे हैं, या जो हैवी मेकअप कर रहे हैं जो मीडिया फील्ड में हैं, तो उन लोगों के लिए आप जो एक रूटीन होगा रिमूव का वो क्या बताएंगे? और डेली जो महिलाएं ऑफिस जा रही हैं, वर्किंग में हैं, कहीं भी, उनके लिए वो रूटीन क्या होना चाहिए? देखिए, आज की जनरेशन ही ऐसी है, प्लस ये जो पीरियड है ये ऐसा है, सब यहाँ पे, जैसा आपने इनिशियली शुरुआत में कहा था, सब यहाँ पे सुंदर दिखना चाहते हैं, राइट। जैसे आपने कहा कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन ही जो है वो लास्ट तक स्टे करता है। तो बिल्कुल मेकअप कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट मैं ये कहूँगी कि मेकअप जैसे है, एक मॉर्निंग में अगर आप जैसे डे टू डे में कर रहे हैं, ऑफिस आवर्स में जा रहे हैं, तो आप सनस्क्रीन अप्लाई करें, अपना नॉर्मल स्किन केयर सनस्क्रीन अप्लाई करें, उसके ऊपर से आपके जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं आप यूज़ कर सकते हैं। क्लिनजिंग के लिए मैडम क्या अच्छा होता है? जैसे लोग बोलते हैं कि मार्केट में तो आपने कहा क्लेंजिंग ऑयल भी एक क्लेंजिंग का काम करता है। क्लेंजिंग अगेन डिपेंड करता है कि आपका स्किन टाइप क्या है। अगर आपका ड्राई स्किन है और उसमें अगर आप फोम बेस्ड प्रोडक्ट्स ये सब यूज़ कर रहे हैं क्लेंजर,
तो वो अगेन आपके स्किन को और ड्राई करेगा। हाँ। तो वहाँ पे आपको चाहिए बिल्कुल एक माइल्ड क्लेंजर जो बस क्लेंज करे फेस को। हम्म, अब अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप माइल्ड क्लेंजर्स यूज़ कर रहे हैं या क्रीम बेस्ड फेस वॉश वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो अगेन उसके बाद क्या है, आपको वो ऑयलीनेस जो है वो आपको रहेगा ही। 10 मिनट 15 मिनट में वापस जो है ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो वो आपके फेस को उतना क्लेंज नहीं करेगा, आपको वो उतना फ्रेश फील नहीं होगा। सो वहाँ पे हमें ज़रूरी है कि हम फोम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें। सो अगेन अपने स्किन को समझे, अपने स्किन टाइप को समझे और उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो आपके फेस वॉशेज़ हो, क्लेंजर्स हो, सनस्क्रीन्स हो, जो भी प्रोडक्ट्स है वो अपने स्किन को अंडरस्टैंड करके तो ही यूज़ करें। तो देखा आपने कितना ज़रूरी है स्किन के बारे में, और स्किन को समझना इतना आसान नहीं है। आपको ऐसे लगता होगा कि मुझे यहाँ ऑयल आता है, यहाँ आता है, या यहाँ ड्राई रहती है। तो जो आपकी कॉम्बो स्किन है ना, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। ये तो डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन आपको एक बात और बता दें कि आप खुद कभी भी डॉक्टर मत बनिए। मैं अपने आईएनएच सेहत में हमेशा आपसे कहती हूँ कि एक अच्छे एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। हम ये कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप जब तक खुद से आके, क्योंकि हर शख्स अलग है, उसकी स्किन अलग है, तो आपको डॉक्टर के पास सलाह ज़रूर लेना चाहिए। यदि आप रायपुर छत्तीसगढ़ में हैं तो डॉक्टर सुमेधा श्रीवास्तव हैं, इनसे बेहतर कंसल्टेंट कोई नहीं हो सकता। तो आप यहाँ ज़रूर पहुँचिए और कंसल्ट कीजिए। और चाहे आपका वो सनस्क्रीन आप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप स्किन से जुड़ा यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एक बार डॉक्टर की सलाह लेनी है। मैं फिर से कह रही हूँ कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए जब भी आएँ तो डॉक्टर के पास आएँ। इधर उधर जाकर आप अपना समय बर्बाद करेंगे और दूसरा अपनी स्किन को भी नुकसान पहुंचाएंगे। त्वचा कितनी नाजुक है ये तो आप समझते हैं, छोटा सा कट लगता है, फट से ब्लड आ जाता है। जितनी नाजुक है उतनी ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो आपकी ये जो इम्पॉर्टेंट स्किन होती है ना, इसको हम बनाए रखना चाहते हैं और इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सुमेधा, आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। और इसी के साथ आईएनएच सेहत में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।